Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about English grammar rules. इंशाल्लाह आज की वीडियो में 40 रूल्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम स्टार्ट लेंगे रूल नंबर 33 से। रूल नंबर 33 में हम लोग डिस्कस करेंगे मच टू और टू मच को। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हम टू मच कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं कि इट्स टू मच हॉट टुडे, बट उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली में टू मच है क्या और उसका किस तरह से हम सही यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी हम किसी सेंटेंस में मच टू का यूज़ करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद हमें क्या लेके आना है, हमें एडजेक्टिव लेकर आना है। ठीक है, मतलब कि मच टू जिस भी सेंटेंस में यूज़ करना है उसके बाद हमने एडजेक्टिव का यूज़ करना है। क्लियर? अगर किसी सेंटेंस में हम लोग टू मच का यूज़ करते हैं तो उस केस में हम सेंटेंस में नाउन यूज़ करेंगे आफ्टर टू मच। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, ये तो समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं। अब देखें ये जो टू मच है ना, इसमें जो मच है ये बेसिकली क्या है, एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, वो सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर लें कि डिटर्मिनर मतलब कि एडजेक्टिव है। ठीक है, टू मच के केस में जो आपका मच है ये क्या है जी, आपका एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद मच टू की बात करते हैं। मच टू में ये जो आपका टू है ये क्या है, आपका एडवर्ब है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब एक बात याद रखनी है, किसी भी सेंटेंस में जब आपका टू मच यूज होगा, मच आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कहाँ पर यूज होता है, जहां पर नाउन मौजूद होता है, क्योंकि एडजेक्टिव का क्या काम है, नाउन को डिस्क्राइब करना। इसी वजह से टू मच जहां पर यूज होगा उसके बाद हम नाउन का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मच टू, ये वाला जो टू है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद हम लोग या तो कोई वर्ब यूज करेंगे, या तो कोई एडवर्ब यूज करेंगे, या तो कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जब हम मच टू यूज करेंगे तो इस केस में सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज करेंगे मच टू के बाद। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, ही गॉट टू मच कंफ्यूज्ड। अब इस केस में आप लोग देखो, टू मच लिखा हुआ और कंफ्यूज्ड लिखा हुआ है। कंफ्यूज्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। एक बात आपने याद रखनी है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये बेसिकली क्या है जी, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट्स मीन ये आपका क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, इन्होंने यहाँ पे टू मच लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले क्या आना है, मच टू। ठीक है, तो टू मच को यहाँ से हम रेज करके क्या लिख देंगे, मच टू लिख देंगे। तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, ही गोट मच टू कंफ्यूज्ड। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, शी इज टू मच ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल क्या है, एडजेक्टिव है आपका। अब एडजेक्टिव है तो जहां पर एडजेक्टिव होगा उससे पहले आप क्या यूज करोगे, मच टू यूज करोगे। अगेन यहाँ पे टू मच लिखा हुआ है, इसको हम खत्म कर देंगे और इसकी जगह पे हम लोग मच टू ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, ही हैज गोट टू मच पेन। पेन आपका क्या है, नाउन। नाउन आया, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू मच यूज करेंगे, तो यहाँ पर टू मच। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। ही गोट मच टू कंफ्यूजन। अब देखिए कंफ्यूज्ड क्या था, एडजेक्टिव था। ठीक है, बट कंफ्यूजन क्या है, नाउन है। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो कंफ्यूजन है ये नाउन है, इसको भी जरा अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, किसी भी वर्ड के एंड पर अगर आए आई ओ एन या फिर टी आई ओ एन, ठीक है, तो वो मोस्टली क्या होंगे, नाउन होंगे, जैसे कि कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसके एंड पे क्या आ रहा है, टी आई ओ एन आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में देखिए कंफ्यूजन, इसके एंड पे भी आपको क्या नजर आएगा, आई ओ एन, तो ये क्या आपका नाउन है। ठीक है, बहुत से वर्ड्स जहाँ पे समझ नहीं आ रही होती भाई ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, तो छोटी छोटी चीजें याद रखा करें कि एंड पे आई यू एन है, टी आई यू एन है, क्या है। तो इस केस में आपका क्या है, नाउन है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले क्या यूज होगा, आपका टू मच यूज होगा। तो ये मच टू गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने टू मच कर लेना। क्लियर?
ये बड़ा मज़े का रूल था। इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे रूल आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हर रूल की आपने प्रैक्टिस करते जाना है। नाउ रूल नंबर 34 में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटर और एंटर इनटू को। ठीक है, अब देखिए ये जो एंटर है ना, पहले वाला एंटर, दिस एंटर, ठीक है, इसका मीनिंग है दाखिल होना। किस में दाखिल होना? या तो किसी कमरे में, किसी शॉप में, किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में। ठीक है, मतलब अगर किसी जगह हम एंटर हो रहे हैं तो वहां पर ENTER आप लोग यूज करोगे, मतलब कि दाखिल होना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोग देखो एंटर इनटू, इसका मतलब होता है शामिल होना, मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होना। अगर यहाँ पर आप लोग देखो, या तो आप किसी डिबेट में इन्वॉल्व हो रहे हो, या आपने किसी चीज में पार्टनरशिप की हुई है, या आप किसी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो इसका मीनिंग क्या है जी? शामिल होना में। अच्छा, ये जो आपका एंटर इनटू है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको आपने याद रखना है। चलिए अब जरा ना सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। पहला सेंटेंस है ही एंटर्ड इनटू द ऑफिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंटर्ड इनटू लिखा हुआ है, मतलब शामिल होने वाला लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बात हम किसी करें, ऑफिस की करें, तो यहाँ पे हमें एंटर्ड इनटू नहीं लिखना, हमें सिंपल एंटर की तरफ जाना है। बट ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में है, ठीक है, इसलिए हम लोग सिंपल एंटर्ड लिखेंगे और इनटू को यहाँ से हटा देंगे, तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा? ही एंटर्ड द ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, ही एंटर्ड इनटू दी डिबेट या आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ में किस चीज़ में वो इन्वॉल्व है? वो किसी डिबेट में या आर्ग्यूमेंट्स में है, तो यहाँ पे हम लोग एंटर्ड इनटू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इनटू ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ एंटर और एंटर इनटू के बारे में। ये जो एंटर है ना, ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देती हूँ ट्रांसिटिव वर्ब का, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मजीद आगे वाले रूल में, हम लोग बड़े डिटेल से ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, तो वो जो वर्ब होगा वो आपका ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ठीक है, लेकिन अगर किस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आई है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो वो वर्ब आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो इस केस में ये जो एंटर है ये आपका क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नो प्रेपोजिशन। बस यहाँ पे इतनी बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास है जी, The newspaper reported that it was a mystery how the thieves entered into the house. देखो अब सिंपल पता चल रहा है हमें, घर में दाखिल हुआ है तो एंटर इनटू लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम एंटर दी हाउस लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? एंटर दी हाउस। तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ रूल नंबर 35। रूल नंबर 35 में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब को। सबसे पहले मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, ट्रांसिटिव वर्ब वो होगा जिसके फौरन बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब के फौरन बाद आएगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलें जी, अजान हो गई है, अब दोबारा हम आते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात करी थी इंट्रांसिटिव वर्ब की। इंट्रांसिटिव वर्ब वो होगा जिसमें आपके वर्ब के बाद पहले आएगा प्रेपोजिशन और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जी, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखी हुई हैं, जैसे कि रेज। ठीक है, रेज का जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो होता है रेज्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है रेज्ड, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आईएनजी फॉर्म भी आप कहते हो वो होता है रेजिंग। ठीक है, ये सब के सब क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है, मतलब कि इनमें से कोई भी फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में यूज होगी तो उस केस में इनके फौरन बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है राइज, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रोज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइजन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब राइजिंग, और ये सब क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। मतलब कि ये इनमें से कोई भी फॉर्म अगर किस सेंटेंस में आती है तो उस केस में वो जो आपका वर्ब होगा उसके बाद पहले प्रेपोजिशन आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको हम देख लेते हैं किसी एक एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये आपके सामने एग्जाम्पल है, आई हैव राइजन या फिर रेज्ड द लेवल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, आई क्या है? सब्जेक्ट, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, रेज आएगा या फिर राइजन आएगा। ठीक है,
क्या रेज किया या राइजन किया, द लेवल ऑफ कंपटीशन, मतलब ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आया है, कोई प्रपोजिशन नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका ट्रांजिटिव वर्ब यूज होने। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, राइजन या रेज्ड? अगर हम देखें तो रेज्ड जो सा है ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इस केस में रेज्ड आएगा, जो राइजन है वो नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आ जाएगा, The CFC gases are raising या फिर rising the global temperature। अब the CFC gases के आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आर क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, the global temperature object, इस केस में अगैन कोई प्रपोजिशन नहीं आई, अगैन यहाँ पे जो हम वर्ब यूज करेंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब यूज करेंगे, तो इस केस में जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो है रेजिंग, आर ये देखेंगे रेजिंग, रेजिंग, ठीक है, तो राइजिंग नहीं होगा, रेजिंग इस केस में होगा। Next example, the temperature may rise या फिर raise up to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन यहाँ पे हम देखें दी टेम्परेचर सब्जेक्ट है, may आपका मॉडल वर्ब है, rise जो सा है ये हम देखते हैं क्या आएगा, up to क्या है preposition है, ठीक है। अब इस केस में हम देखें तो up to एक preposition है, तो preposition यूज हुई है, तो यहाँ पे intransitive verb यूज होगा, और जो राइज है ये क्या है जी, एक आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो राइज यहाँ पर ठीक होगा और रेज जो से यहाँ पर नहीं ठीक होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का। अब कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा, आप फौरन से अंडरस्टैंड करोगे कि भाई इसमें से ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है। उसके बाद रूल नंबर 36 की बात करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्ड यूज्ड टू है हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में अगर आपने वर्ड यूज टू यूज करना है वो आपने किस तरह करना है, ठीक है। देखो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपके जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आप यूज टू यूज करोगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें यूज टू आप लोग सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे हो, उस केस में ये जो आपका यूज्ड टू है ना, ये बेसिकली इसका मीनिंग होगा पास्ट हैबिट, मतलब एक आपकी आदत जो आप काफ़ी अरसे से उसको लेके चल रहे हो, मतलब मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या देखा कि यूज टू का मीनिंग क्या है, पास्ट हैबिट, ठीक है, इसको याद रखना है आपने। अच्छा, एक तो ये सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक ये सेंटेंस आपके सामने हो गया कि जब सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज टू आएगा तो उसको हमने किस सेंस में लेके जाना है, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्लियर। अब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है, उसके बाद बी फॉर्म यूज हुई है, ठीक, उसके बाद यूज टू आएगा, तो उस केस में यूज टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म यूज होगी, ठीक है। इस केस में सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज टू आया है, कोई बी फॉर्म नहीं आई, और इस केस में जो आपका यूज्ड टू है वो आपका मॉडल वर्ब है इस केस में, ठीक है, पहले वाले केस में। दूसरे केस में अगर हम लोग देखें तो ये जो यूज्ड टू है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे मॉडल वर्ब के तौर पर और यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर, ठीक है। अब मॉडल वर्ब मैं इतनी दफा बता चुकी हूँ कि जब भी मॉडल वर्ब यूज होगा उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ही आनी है, ठीक है। अच्छा, बी फॉर्म क्या होती है, बी फॉर्म होती है जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी की सारी क्या होती हैं, बी फॉर्म होती है। अब ये रूल आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। देखो, आई यूज टू ट्रेवल बाय बस, आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या यूज हो गया, यूज टू, ठीक है। फौरन हमारा दिमाग कहाँ गया, इस पहले वाले रूल पे गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या यूज हो गया, यूज टू, इसका मतलब आगे जो वर्ब आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ट्रैवल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम यूज टू ट्रैवलिंग बाय बस। अब इस केस में आई क्या है, सब्जेक्ट, एम यूज हुआ, एम इज दी बी फॉर्म, बी फॉर्म यूज होगी तो फौरन हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, इस रूल पे, सब्जेक्ट बी फॉर्म, इसके बाद यूज टू यूज होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी अगेन, ठीक है। बी फॉर्म, यूज टू क्या है जी, फ्रेजल वर्ब, एडजेक्टिव सॉरी फ्रेज है, उसके बाद क्या यूज हुआ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, इस केस में जहाँ पे बी फॉर्म होती है, ये जो टू है ना, यूज टू का टू, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद
वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो साइड पे अपने नोट्स में नोट कर लिया करें, जो जो मैं बोलती हूँ। देन हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 37 को। रूल नंबर 37 में हम लोग डिस्कस करेंगे दो तरह के वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब और एक आपका एक्शन वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो कि एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये स्टेट वर्ब इनको कह सकते हैं और इसमें किसी किस्म का एक्शन नहीं होता, ठीक है। मुझे आइसक्रीम पसंद है, मैं मुझे आलू का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा, अब एक्शन वर्ब क्या होता है ये तो आपको पता है। एक्शन वर्ब क्या होता है, मतलब कोई भी हमारा काम उसको एक्शन वर्ब करते हैं। अब जितने भी एक्शन वर्ब होंगे वो एडवर्ब, ठीक है, उनके बाद एडवर्ब लिखा जाएगा, ये याद रखना है। जितने भी लिंकिंग वर्ब होंगे उनके बाद एडजेक्टिव लिखा जाएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर किस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का यूज हुआ है तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। अगर किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब का यूज हुआ है तो उसके बाद एडवर्ब आएगा। इसको याद रखना है। थोड़े से लिंकिंग वर्ब मैंने आपके सामने लिखे, जैसे कि इज, सीम्स, बी, एम, बिकम्स, बीन, आर, फील्स, बीइंग, वाज, अपीयर, वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग आते हैं जरा अपने एग्जाम्पल पे। द मैन सैंग स्वीटली या स्वीट, ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो सैंग आपका क्या है जी, एक्शन वर्ब है, ठीक है। दी मैन क्या है, सब्जेक्ट है। अब एक्शन वर्ब आ गया तो इसके बाद आप लोग क्या यूज करोगे, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे एडवर्ब, ठीक है। तो स्वीटली क्या है, एडवर्ब है, और स्वीट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नहीं आएगा और क्या आएगा आपका, एडवर्ब आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। दी फ्लावर सब्जेक्ट, स्मेल्स, स्मेल क्या, ये जो जितनी भी आपकी सेंसेस हैं, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है जी, आपके लिंकिंग वर्ब है। तो स्मेल बेसिकली ये लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब आ गया तो इसके बाद हम हमारे पास क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। तो स्वीटली क्या है, एडवर्ब है, स्वीट आपका क्या एडजेक्टिव है, तो ये कैसे हो जाएगा, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, द फूड दैट शी प्रिपेयर्ड टेस्टेड डिलीशियस या फिर डिलीशियसली। अगैन टेस्टेड आया, लिंकिंग वर्ब आया, और इसके बाद क्या यूज होगा, इसके बाद आपका एडजेक्टिव यूज होगा जो कि डिलीशियस है, ठीक है। और डिलीशियसली आपका एडवर्ब है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट, अच्छा इन दोनों को हम इकट्ठा देखते हैं, ठीक है। ये जो दोनों एग्जाम्पल इनको इकट्ठा देखेंगे। द सन अपीयर्ड ब्राइट या फिर ब्राइटली इन द स्काई, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, द सन शोन ब्राइट या फिर ब्राइटली इन द स्काई। अब इस केस में अगर आप लोग देखो तो अपीयर्ड क्या है, आपका लिंकिंग वर्ब है, बट शोन आपका क्या है, एक्शन वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो दैट्स में यहाँ पे क्या आएगा, ब्राइट आएगा। बट यहाँ पे एक्शन वर्ब है, दैट्स में यहाँ पे एडवर्ब आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राइटली हो जाएगा, ठीक है। जितने रूल्स पढ़ा चुके हैं आपको अच्छी तरह से एडवर्ब एडजेक्टिव की समझ आ जानी चाहिए। नाउ रूल नंबर 38। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो आज इस रूल को अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोग इंशाल्लाह ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। इफेक्ट, इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो पहले वाला ई वाला इफेक्ट है ना, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक्ट करेगा दो तरह से, नाउन के तौर पर और वर्ब के तौर पर, याद रखना है। इफेक्ट, ई वाला जो इफेक्ट है वो दो तरह से एक्ट करेगा, नाउन और वर्ब के तौर पर, ठीक है। लेकिन जो ए वाला है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है, याद हो गया। अच्छा इफेक्ट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है भाई रिजल्ट, ठीक है, नतीजा या कोई चेंज आना, ठीक है, या कॉन्सिक्वेंसेस, ये इसका मीनिंग है। अगर इफेक्ट को देखें, इसका है जी असरअंदाज होना, इन्फ्लुएंस, एक्सक्यूज, ये इसका मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। अब देखें सेंटेंसेस पढ़ने से पहले एक बात याद रखने की, कुछ जगह पर हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में जो वर्ड है वो किस तरह एक्ट कर रहा है, अदर वो नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है या वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और कुछ जगह पे हम इनके मीनिंग्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। करप्शन हैज ट्रिमेंडस इफेक्ट, ठीक है। करप्शन के ट्रिमेंडस इफेक्ट्स होते हैं। करप्शन क्या है, इस केस में आपका सब्जेक्ट है, हैज क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ट्रिमेंडस क्या आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जहां पे एडजेक्टिव आ गया उसके बाद क्या आना है, आपका नाउन आना है। अब ये वाला जो इफेक्ट है ये तो नाउन के तौर पे एक्ट ही नहीं करता, ये तो करता ही वर्ब की तरह एक्ट है।
तो इसलिए हम यहाँ पे इफेक्ट यूज करेंगे, ई वाला इफेक्ट यहाँ पर यूज होगा। अच्छा, उसके बाद शी ऑलवेज इफेक्ट्स या फिर इफेक्ट्स इलनेस व्हेन शी इज आस्क्ड टू स्टडी, मतलब जब भी उसे पढ़ाई का कहा जाता है वो हमेशा बहाना करती है किसकी, बीमारी का। अब यहाँ पे है बहाना करना, मतलब कि एक्सक्यूज, मीनिंग यहाँ पे फौरन नोट करें, इफेक्ट का मीनिंग कि एक्सक्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो फौरन आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा, ए वाला इफेक्ट आएगा, ई वाला नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल है, बोथ बिल्डिंग्स वर अफेक्टेड या फिर अफेक्टेड बाय द फायर। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारा कौन सा इफेक्ट आएगा, ए वाला इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, ठीक है, फायर का इन्फ्लुएंस है ना, बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें आग लगी हुई है, तो फायर का इन्फ्लुएंस आपको हर जगह पे नजर आएगा। अच्छा, रूल नंबर 39 एज वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे जब डबल क्लोज वाले सेंटेंसेस लिखते हैं ना, तो तब उनको पता नहीं चलता कि भाई हमने पहले सेंटेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है और दूसरे सेंटेंस में कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। तो कुछ मैंने ये स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, फॉर्मूलाज लिखे हैं, इनको याद कर लोगे तो आपको इजीली डबल क्लोज वाले जो सेंटेंस उनको हैंडल करना आ जाएगा। देखो, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। फर्स्ट करो कि पहला अगर सेंटेंस कौन सा है, अगर उसमें इफ यूज हुआ है सबसे पहले, तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। उसके बाद आपने कोमा लगाकर अगला सेंटेंस शुरू करना है, और उसमें अगेन आपका सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको याद रखना है आप लोगों ने, ये एक आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, समटाइम क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है ये पहले आ जाता है और ये जो इफ वाला सेंटेंस है ये बाद में आ जाता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, तो उस केस में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब इस केस में देखें, इफ सेंटेंस में इफ आया, आई आपका ये सब्जेक्ट आ गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, कहाँ गया भाई, लाहौर गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अगेन अगला सेंटेंस शुरू हो गया, आई सब्जेक्ट आ गया, विल आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर से मीट करते हैं, मीट मीट बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो किसके मुताबिक है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक है, ठीक है। वो उससे मिलने के लिए लाहौर गया, सिंपल। अच्छा, फिर उसके बाद है जी, इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट लगेगा, वुड लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ये भी आपने याद करना है। अच्छा, अब इस केस में अगर हम लोग देखें, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ न्यू कार, ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नई गाड़ी खरीद लेता। इफ सेंटेंस स्ट्रक्चर से मैच किया, आई आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, क्या होता, मनी आपका ऑब्जेक्ट आ गया, कोमा लग गया, ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट आ गया, वुड आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आ न्यू कार अगेन आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, मैच हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कोमा, इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, इसमें मैंने जानबूझ के क्या किया कि मैं इफ को बाद में ले आई हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह हैंडल करने हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, वुड क्या है, वुड आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में हैव, इंजॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, दी पार्टी आपका ऑब्जेक्ट, इफ अगेन नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया, दे सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया, ठीक है, जब भी हैड लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो क्या होगा, बीन जो से आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए पूरा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपका क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्टूडेंट्स को डबल क्लोज वाले नहीं लिखने आते, ये रूल अगर याद कर लोगे, इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स याद करके और उनसे मैच करते जाओ, डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते जाओ, इंशाल्लाह प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो रूल्स कभी भी नहीं भूलेंगे। सिर्फ उन स्टूडेंट्स की तैयारी होनी है मेरे साथ जो मेरे साथ याद कर रहे हैं रूल्स को एंड एज वेल उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट 40, रूल नंबर 40, इसमें है जी, दी का यूज हम कब करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग जहाँ भी कोई स्पेशल पर्सन की बात करनी होती है या सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे यूज करनी होती है तो वहां पे हम दी का यूज करते हैं, बट इस
रूल में आपको पता चलेगा कि हम लोग कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी दी का यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज अंडरस्टैंड कर लें, कंपेरेटिव डिग्री के साथ सिर्फ उस वक्त दी का यूज होगा जब दो चीजें एक जैसी हो रही हो। ठीक है, फर्ज करो कि मैं 20 सीढ़ियां ऊपर गई और उसके बाद मैं 20 सीढ़ियां नीचे आ गई। ठीक है, मतलब एक जैसी चीज हुई है। ठीक, देखो, यूज दी विद कंपैरेटिव डिग्री टू रेफर दी सिलेक्शन और रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज। कुछ समझ नहीं आई ना, सर के ऊपर से गुजर के आना, आनी भी नहीं है। पहले एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर एक जो आपका क्लोज है, अगर उसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है तो उससे पहले हम दी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसी सेंटेंस में हम लोग दोबारा अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है तो उससे पहले हम दी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, द हायर यू गो द कूलर इट इज। जितना आप ऊपर जाओगे उतना ठंडा होता जाएगा। ठीक है, चीजें एक जैसी हो रही हैं, जितना ऊपर उतना ठंडा। हायर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले क्या लग गया? दी लग गया। कूलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले क्या लग गया? दी लग गया। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ, द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स। जितना ज्यादा वो कमाएगा उतना ज्यादा वो खर्च करेगा। एक जैसी चीजें हो गई, मतलब कमाना और खर्च करना एक जैसा हो गया। अब इस केस में मोर कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले दी आएगा। अगेन मोर कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले दी आएगा। सिर्फ इतना सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा आगे देखिए जरा, द लिटिल यू वरी द बेटर यू फील। समटाइम ऐसे सेंटेंसेस भी आ जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सारी की सारी डिग्री याद की होंगी, वो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, इसने यहाँ पे गलती क्या की है? इसने शो ये करवाया हमें कि इस सेंटेंस में आपके दो कंपैरेटिव डिग्री हैं जिससे पहले दी लगा हुआ है। नहीं, बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले दी लगा, बट अगर हम देखें तो ये जो लिटिल है ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये बेसिकली पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री से पहले दी कैसे लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखनी है? कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? लेस, और सुपरलेटिव क्या होगी? लीस्ट। तो हमें यहाँ पे लेस लेके आना है। द लेस यू वरी द बेटर यू फील, ये आपका ठीक सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है जी, द हार्डर वन वर्क्स सो स्ट्रोंगर वन बिकम्स। ठीक है, जितना कोई मुश्किल मतलब के काम करेगा उतना ही वो स्ट्रोंगर होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मजे की मिस्टेक की हुई है। पहले तो उन्होंने सही कर देना कि भाई कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी लगा दिया। आगे उन्होंने क्या किया कि कंपैरेटिव डिग्री लगाई लेकिन उससे पहले सो लगा दिया। अब यहाँ पे सो नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे दी आएगा। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? दी हार्डर वन वर्क्स द स्ट्रोंगर वन बिकम्स। ठीक है, तो आज के इंशाल्लाह आज हमने 40 रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।